हेलो बच्चों, मैं ममता जैन व्याख्याता अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 12 में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, अभी अपना न्यूमेरिकल सेशन चल रहा है जिसकी 2 वीडियो अपन देख चुके हैं। आज अपने इस न्यूमेरिकल सेशन के अंदर अपन देखेंगे बजट रेखा है और मांग की कीमत लोच कैसे ज्ञात करते हैं। तो बच्चों, आपको याद है अपना जब अपन ने सेकेंड चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर मैंने बजट रेखा और मांग की कीमत लोच को बहुत अच्छे से समझाया था। आज इसके हल्के से रिवीजन के साथ बच्चों मैं आपको इसके न्यूमेरिकल करवाती हूँ। तो आज जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो अपना है बजट रेखा पर। तो याद है आपको बजट रेखा जिसे अपन ने कीमत रेखा भी कहा था, क्या कहलाती है? बजट रेखा वह रेखा है जो दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को बताती है जो उपभोक्ता को उसकी सीमित आय में वस्तुओं की कीमत दिए हुए होने पर उनको खरीदने के अंदर सहयोग करती है और ये बताती है कि वो उपभोक्ता अपनी सीमित आय के अंदर उन दोनों वस्तुओं की कितनी इकाई खरीद पाएगा। तो बच्चों, ये थी अपनी बजट रेखा। अब इसी के बेस्ड एक न्यूमेरिकल इसको देखिए। एक उपभोक्ता दो वस्तुओं को उपभोग करने का इच्छुक है। दोनों वस्तुओं की कीमत क्रमशः 4 रुपये और 5 रुपये है ना। देखो, दो वस्तु दे रखी है, एक की कीमत 4 रुपये और दूसरे की 5 रुपये। तो अपन सॉल्यूशन यहाँ से करेंगे। जैसे जैसे देखो दो वस्तु है तो माना फर्स्ट वस्तु को अपन ने x मान लिया और जो द्वितीय वस्तु है सेकंड वस्तु उसको अपन ने मान लिया y। अब x की कीमत कितनी है? x की कीमत 4 रुपये। तो px यानी प्रथम वस्तु की कीमत हो गई 4 रुपये और py हो गया अपना 5 रुपये और टोटल जो आय है m है वो है 20 रुपये। तो बजट रेखा की समीकरण लिखना है। पहला सोल्यूशन क्या है बच्चों? बजट रेखा का समीकरण। तो बजट रेखा का समीकरण याद है आपको? px qx प्लस py qy इज इक्वल टू m। अर्थात x वस्तु की कीमत x वस्तु की मात्रा प्लस y वस्तु की कीमत y वस्तु की मात्रा, टोटल ये हो गई अपनी इनकम, आय हो गई। अब देखिए px कितना है? तो ये तो अपना केवल अपन को इन्होंने कहा था कि बजट रेखा की समीकरण बताइए, तो मैंने पहला क्वेश्चन कर दिया, बजट रेखा की समीकरण लिख दी। अब यदि अपन को पता है कि px कितना है तो 4qx प्लस 5qy इज इक्वल टू 20। जितना कहा था बच्चों अपन ने उतना कर दिया। सेकंड क्या है? संपूर्ण आय प्रथम वस्तु पर खर्च करने पर उसकी कितनी इकाई वो ले पाएगा। तो अब सेकंड चीज पूछी है उसने कि संपूर्ण आय किस पे खर्च कर रहा है? प्रथम वस्तु के ऊपर। तो सेकंड की कितनी खरीद पाएगा? तो अपन देखते हैं, अपना वापस से बजट समीकरण लिखिए। px qx प्लस py qy इज इक्वल टू 20। अब px कितना है अपना 4, qx नहीं पता है। अब क्योंकि अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि संपूर्ण आय उपभोक्ता क्या कर रहा है? x वस्तु के ऊपर खर्च कर रहा है, तो y वस्तु कुछ भी नहीं खरीद पाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 20। तो 4qx इज इक्वल टू 20। तो qx इज इक्वल टू 20/4, तो 5 रुपीज, 5 इकाई। तो अगर जो एक उपभोक्ता है उसके पास चॉइस है दो वस्तुओं खरीदने की। प्रथम वस्तु की कीमत दे रखी थी 4 रुपये और दूसरे वस्तु की कीमत दे रखी थी 5 रुपये और कहा था कि आय उसके 20 रुपये। तो पहला क्वेश्चन कहा था बजट रेखा की समीकरण लिखिए, तो अपन ने बजट रेखा की समीकरण लिख दी। px qx प्लस py qy इक्वल टू m और जो वैल्यू पता थी वो वैल्यू पुट कर दी। अब सेकंड उसने कहा था कि यदि संपूर्ण आय प्रथम वस्तु पर खर्च करे तो उसकी कितनी इकाई खरीदेगा। तो मैंने जो x वस्तु की कीमत थी वो लिख दिया, x वस्तु की इकाई अपन को फाइंड करनी है वो लिख दिया, और क्योंकि उसने संपूर्ण x वस्तु के ऊपर खर्च कर दिए तो y वस्तु कुछ खरीद नहीं पाएगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर बच्चों 0 लिख दिया और इज इक्वल टू 20 हो गया। हल्की सी मैथ अपन ने यहाँ पर करी तो अपन को पता चला कि सेकंड का आंसर आ गया कि वो प्रथम वस्तु की कितनी इकाई खरीद पाएगा? 5 इकाई खरीद पाएगा। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? संपूर्ण आय द्वितीय वस्तु पर खर्च करने पर उसकी कितनी इकाई खरीद पाएगा। तो अपना तीसरा क्वेश्चन देखो, वापस से बजट समीकरण लिख दीजिए। px qx प्लस py qy इज इक्वल टू m और ये जो अपनी आय है। अब क्या कर रहा है इस बार? वो अपनी संपूर्ण इकाई किस पे खर्च कर रहा है? x वस्तु के ऊपर, y वस्तु के ऊपर है ना, दूसरी वस्तु के ऊपर खर्च कर रहा है। तो अपन x वस्तु क्या लिख देंगे 0 प्लस py कितना है अपना 5 इंटू qy इज इक्वल टू आय हो गई इसकी 20 रुपये। तो 5qy हो गया अपना 20 रुपया, तो qy हो गया 20/5 तो 4, अर्थात q वस्तु की वो कितनी इकाई खरीदेगा?
4 इकाई खरीदेगा। यदि अपनी वो संपूर्ण आय किस पे खर्च कर रहा है? द्वितीय वस्तु के ऊपर। और चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने? बजट रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको सूत्र याद होना चाहिए। बजट रेखा का ढाल क्या होता है? बजट रेखा का ढाल होता है माइनस पी वाई माइनस क्यू वाई अपन क्यू एक्स। अर्थात माइनस क्यों लगाते? क्योंकि बजट रेखा का ढाल ऋणात्मक होता है। तो क्यू वाई कितना आया है अपना 4, तो इसका जो ढाल हो गया जिसको प्रवणता भी कहते हैं -4/5। तो बच्चों ये बहुत इजी क्वेश्चन था। पढ़ करके आपको लग रहा होगा क्या करना है क्या नहीं, बस हमको बजट समीकरण मालूम होनी चाहिए थी और हमको ये पता होना चाहिए था कि पी एक्स क्या है और पी वाई क्या है। तो हमने ये जो चारों चीजें पूछी थी उसको अच्छे से कर लिया। अब अपन अपना लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब बच्चों अपना सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन अपन अच्छे से समझ लिया बजट रेखा का। अब बजट रेखा के ऊपर ही अपना ये सेकंड क्वेश्चन है। एक उपभोक्ता अपनी पूरी आय को व्यय करके वस्तु एक्स की 6 इकाइयां और वस्तु वाई की 8 इकाइयां खरीदता है। तो और इनकी जो कीमतें हैं वो क्रमशः 6 रुपये व 8 रुपये है। तो अपन को आय ज्ञात करनी है। अब अपने पास क्या है? उपभोक्ता ने अपनी पूरी आय को व्यय करके एक्स और वाई दो वस्तु के ऊपर खर्च कर रहा है। तो अपना इसके अंदर एक्स वस्तु की कीमत क्या है? पी एक्स। और यहाँ पे लिख लीजिए, अपन इसको इस तरह से ले लेते हैं इसका सॉल्यूशन को। पहले तो गिवन फाइंड कर लो कि गिवन क्या है इसके अंदर। गिवन है क्यू एक्स, पी एक्स, क्यू वाई और पी वाई। क्यू एक्स मतलब एक्स वस्तु की कितनी इकाई है? एक्स वस्तु की 6 इकाइयां हैं और वाई वस्तु की 8 इकाइयां हैं। इसी प्रकार एक्स वस्तु की कीमत भी 6 और वाई वस्तु की कीमत भी 8 है। और अपन को फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है उसकी आय को फाइंड करना है। तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपना बजट रेखा, बजट रेखा का समीकरण याद है आपस से पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई इज इक्वल टू एम। तो एक्स वस्तु की कीमत कितनी हो गई? 6, एक्स वस्तु की इकाई 6 और पी वस्तु की कीमत 6, 8 और कीमत और इकाई दोनों 8 बराबर इसकी आय अपन को फाइंड करनी है। 6 6 जा 36, 8 8 जा 64। तो 64 और 36 कितना हो गया? 6 और 4 10 का जनासे लगी, 1 7 और 3 10। तो उसकी आय हो गई 100 रुपये। आगे बच्चों बहुत इजी सवाल था ना कि अपन को दे रखा है कि एक उपभोक्ता अपनी पूरी आय को व्यय करके वस्तु एक्स की 6 इकाई ले रहा है और वस्तु एक्स की कीमत भी 6 और वस्तु वाई की 8 इकाइयां ले रहा है और वस्तु वाई की कीमत भी 8 है। और अपन को ज्ञात करना था कि उसकी क्या है? आय कितनी है। तो अपन ने कुछ नहीं करा, बजट समीकरण लिख दिया और उसमें वैल्यू पुट कर दी। तो अपन को इजीली इसका आंसर मिल गया 100 रुपये। तो बच्चों ऐसे ऐसे 2-2 नंबर के 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते जिसमें करना कुछ भी नहीं, बस हमको इसका बेस पता होना चाहिए। अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन करेंगे। अपना ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों? अपना कीमत 4 रुपये है तो मांग 25 इकाई है। किसी वस्तु की कीमत क्या है? 4 रुपये, तो उसकी मांग 25 है। यदि कीमत 5 रुपये हो गई, यानी कीमत बढ़ करके कितनी हो गई? 5 रुपये, तो मांग घट करके 20 इकाई हो गई। तो मांग की कीमत लोच ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसके अंदर अपन देखेंगे कि सबसे पहले मांग की कीमत लोच का क्या फॉर्मूला है? मांग की कीमत लोच याद है आपको? मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालेंगे? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। अब फॉर्मूले के अंदर 100 से 100 कट हो गया तो अपना क्या फॉर्मूला बन गया? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू और ये संख्या ऊपर जाएगी तो पी अपॉन डेल्टा पी। अब अपन को क्या करना है? डेल्टा क्यू मतलब मांग में कितना चेंज हो रहा है? डेल्टा क्यू पहले 25 थी मांग और अब 20 इकाई हो गई, तो बच्चों कितना डिफरेंस आ गया? 5 इकाई का डिफरेंस आ गया। इसी प्रकार तो डेल्टा क्यू की जगह अपन ने 5 लिख दिया। क्यू मतलब प्रारंभिक मांग, प्रारंभिक मांग कितनी है? प्रारंभिक जो वस्तु की मांग थी वो 25 इकाई। इसी प्रकार प्रारंभिक कीमत कितनी थी? 4 और कीमत में परिवर्तन कितना आ गया? पहले 4 रुपये और 5 रुपये अर्थात 1 रुपया परिवर्तन आ गया। तो 5 पंजा 5, 5 5 जा 25, तो आ गया 4/5। इसको डिवाइड करो 0 5 8 40, तो मांग की कीमत लोच कितनी आ गई? 0.8 अर्थात 1 से कम है। मांग की कीमत लोच 1 से कम है अर्थात जितना कीमत में परिवर्तन हो रहा है उतना मांग मात्रा में परिवर्तन नहीं हो रहा। इसको कहते हैं
एक इकाई की लोच 1 से कम होना। तो बच्चों आ गया समझ में, कितना आसान था। कीमत दे रखी थी कि कीमत में चेंज हुआ जिसकी वजह से मांग में चेंज हुआ, और अपन को इसकी कीमत लोच निकालनी थी। अपने 2 न्यूमेरिकल पढ़े बजट रेखा पर, अब ये न्यूमेरिकल किस पे आ गया, मांग की कीमत लोच पे। तो पहले कीमत 4 रुपए थी, मैंने 4 लिख दिया, फिर कीमत में परिवर्तन हो गया, 5 में से 4 एक गया, पहले मांग थी 25 और मांग में परिवर्तन हो गया 5, फिर हमने सूत्र लगा दिया, सूत्र से सिंपल फॉर्मूला निकल गया, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। तो अपना आ गया मांग की कीमत लोच बच्चों 0.8। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 करके देखते हैं अपन। अब बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 4, क्या 4 क्वेश्चन क्या है, मांग की कीमत लोच -0.2 है, तो और कीमत में 5% वृद्धि हो रही है, तो मांग में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चन अपने बजट रेखा पे किए, तीसरा क्वेश्चन अपने मांग की कीमत लोच पे किया, चौथा क्वेश्चन भी अपना मांग की कीमत लोच पे। अब इसके अंदर क्या है, मांग की कीमत लोच दे रखी है, कितनी दे रखी है कीमत लोच, 0-0.2 ये दे रखी है कीमत लोच, और कीमत में प्रतिशत वृद्धि कितनी हो रही है, कीमत में प्रतिशत वृद्धि हो रही है 5%। और तो अपन को फाइंड क्या करना है, मांग में प्रतिशत कमी अपन को फाइंड करनी है। अब अपना फॉर्मूला याद है आपको, मांग की कीमत लोच का क्या फॉर्मूला है, मांग की कीमत लोच बराबर मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। अब अपन को फॉर्मूला यदि याद था, क्योंकि बच्चे जब अपन न्यूमेरिकल करते हैं तो हमको इसका बेस पता होना चाहिए और फॉर्मूले याद होने चाहिए। यदि हमको इसका बेस नहीं पता है और फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो हम न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। तो अपन को कहा कि मांग की कीमत लो 0.2 थी, ठीक है, कीमत में प्रतिशत वृद्धि बता दी और मांग में प्रतिशत कमी पूछी है। तो अपन को पता है कि ये तीनों चीजें किसमें आती है, मांग की कीमत लोच के फॉर्मूले में आती है। तो मांग की कीमत लोच का फॉर्मूला लगा दिया, मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, और तो कीमत लोच कितनी है 0.2 और मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कितना, जो अपन को फाइंड करना है, पता नहीं है तो इसको डैश लगा दिया अपन ने, और कीमत मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन 5 है। तो जो फाइंड क्या करना हुआ कि मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपन को फाइंड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल मैथ है, -0.2 इंटू 5, तो 5 2 जा 10, कैरी लगी 1, तो ये 5 1 आ गया। तो क्या आ गया आंसर इसमें कि मांग की जो कीमत लो, मांग मात्रा में प्रतिशत कितना आ गया, मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन आ गया 1 के बराबर। कितना इजी है, अगर जो अपन को क्योंकि इसका बेस पता था और फॉर्मूले पता था, तो कीमत लोच दे रखी थी, कीमत में प्रतिशत वृद्धि दे रखी थी, तो अपन ने मांग में जो परिवर्तन आ गया वो निकाल दिया, जो कि 1 आया। तो बच्चों आज अपन ने लास्ट बार में अपन ने सबसे पहली वीडियो के अंदर अपन ने उत्पादन या उत्पाद के ऊपर न्यूमेरिकल करे, फिर लागत के ऊपर करे, और आज अपन ने बजट रेखा के ऊपर और मांग की कीमत लोच के ऊपर न्यूमेरिकल करे। तो बच्चों अपना रिवीजन भी हो रहा है इसके साथ, और अपने जो सिलेबस के अंदर जो भी न्यूमेरिकल किस टाइप के आते हैं उसके ऊपर भी अपना रिवीजन हो रहा है और अपना काम हो रहा है। तो बच्चों आप मेरी इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, ताकि आपको बजट रेखा और मांग की कीमत लोच के ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल आए तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। यदि आपके बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स के अंदर इसको लिख करके दीजिए, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। तो अगली वीडियो के अंदर अपन बच्चों फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।